करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। दुनिया में, द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला करंट आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है। समझ में आ गया? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ में क्या होता है, बदलता है। समझ पा रही है मेरा बात? कि कभी आपका पॉजिटिव की ओर तो कभी नेगेटिव की ओर। साथ में इसका क्या बदलता है, फेज भी बदलता है। समझ पा रहा है? क्या बदलता है, फेज बदलता है। और अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट जीरो से शुरू होके आपका मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। मैक्सिमम वैल्यू से फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे जीरो की ओर आता है, फिर जीरो से मैक्सिमम नेगेटिव की ओर जाता है। तो जिस मैक्सिमम पॉजिटिव या मैक्सिमम नेगेटिव की ओर जाए उसको उसका पीक वैल्यू कहा जाता है। बात समझ में आया मेरा? तो यहां पे अल्टरनेटिंग करंट का हमने छोटा सा डेफिनेशन लिखा है, अब देख लीजिए। एंड इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड ऑफ व्हिच चेंज विथ टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, समय के साथ में बदलता है। एंड पोलैरिटी रिवर्स पीरियडिकली इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ गया? अल्टरनेटिंग करंट को I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर हमारे पास में करंट है तो करंट के टर्म पे लिखेंगे I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपके पास में ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या वोल्टेज से आप उसको लिखना चाहें तो E इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ के फॉर्म पे। फिर जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप E की जगह में भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। I का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, करंट है। I नॉट आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट, जहां हमारा करंट मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है, चाहे वो नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड हो, उसको हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, आई नोट से। ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हैं इस तरह से करंट हमारा यहाँ से इंक्रीज हुआ और मैक्सिमम यहाँ पे पहुंचा, तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे किए, आई नोट। आई नोट का मतलब पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। और ये साथ में क्या बना रहा है आपका, फेज। समझिएगा, यहां से यहां की बात करें तो क्या ये एक सर्कल बना हमारा, क्या बात समझ में आया? ये देखिए, यहां से ये वाला भाग आपका ये रहा और यहां से ये वाला भाग ये रहा, तो एक कंप्लीट साइकिल करने में उसको कितना समय लगता है, t समय लगता है। तो यहाँ का समय को क्या आप t/4 लिख सकते हैं? जितना टाइम लग रहा है उसका चौथा भाग लगेगा। यहाँ का टाइम पीरियड आपका क्या होगा, t/4। यहाँ पे क्या होगा, 3t/4 और यहाँ का t, तो यहाँ का 2t। समझ में आ गया? और आगे जाएंगे तो 3t। इस तरह से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे आगे चल के हम बताएंगे यहाँ कि आपको यहाँ पे ओमेगा टी क्यों आया, साइन क्यों आया। क्लियर? अल्टरनेटिंग करंट का ये था आपका छोटा सा डेफिनेशन। अब आगे बात कर लें हम लोग, क्या हम घरों में यूज करते हैं ये जो पंखा चलाते हैं, बिजली चलाते हैं, क्या वो एक्चुअल में अल्टरनेटिंग करंट होता है? मेरा बात समझ पा रहे हैं तुम लोग? तो एक्चुअल में वो अल्टरनेटिंग करंट नहीं होता है। समझ में आया? वो एक्चुअल में क्या होता है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है। क्या बात समझ में आया? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब यहां पे बात आती है कि इफेक्टिव वैल्यू किसको बोलेंगे। मान के चलिए किसी को बुखार आया, समझ में आ गया, तो आप टेबलेट खरीदने के लिए गए तो आपको 200 mg का मिला,
वही बुखार का टेबलेट मिलता है। एक आपको 500 mg का टेबलेट मिलेगा, एक आपको 600 mg का टेबलेट मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन यहाँ पे जो 200 mg का टेबलेट है 600 mg टैबलेट से कम इफेक्टिव है कि नहीं है? तो हम लोग घरों में जो यूज कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, उस अल्टरनेटिंग करंट का इफेक्टिव वैल्यू को यूज करते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हैं, ना कि अल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हैं। समझ में आ गया? आया बात समझ में? अब यहाँ पे इसको चलने से पहले थोड़ा सा हम और बातें समझ लेते हैं कि समय के साथ पे देखिए ये क्या हुआ 0, समय के साथ पे इसका वैल्यू क्या हुआ बढ़ा, फिर और बढ़ा, इस तरह से हर जगह पे क्या हो रहा है, ये चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलिए, समझ पा रही है बात मेरा? तो इसका जो इफेक्टिव वैल्यू को यूज करते हैं हम, तो उस इफेक्टिव वैल्यू कितना होता है और उस इफेक्टिव वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे उसका क्या इक्वेशन बनेगा, समझ में आ गया? उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक, एक चीज क्लियर हुआ यहाँ पे कि आप अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, आप किसको यूज करते हैं? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को यूज करते हैं। अब थोड़ी सी और जानकारी कि मान के चलिए आप डीसी करंट 10 एम्पियर का सप्लाई किए, ठीक 10 मिनट में वो 2 लीटर पानी को 80 डिग्री सेल्सियस में गर्म कर दिया। मेरा बात समझ पा रही है? आपने कौन सा करंट सप्लाई किया? डीसी करंट, 10 एम्पियर का डीसी करंट सप्लाई किया। 2 लीटर का पानी को वो 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पे क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो अगर आप एसी करंट की मतलब डीसी करंट की जगह में एसी करंट सप्लाई करते हैं और ये एसी करंट भी 10 मिनट के अंदर पे 2 लीटर पानी को 80 डिग्री टेम्परेचर पे हीट कर दे, तो एसी आपका डीसी के बराबर हुआ। बात पकड़ में आया होगा ना? नहीं समझ पाई बात को मेरा? कि जितना समय में आपका डीसी करंट उसको हीट जनरेट किया, जितनी क्वांटिटी पे, अगर उतना ही समय में उतना क्वांटिटी को एसी करंट उतना हीट जनरेट कर दे, तो एसी करंट किसके बराबर हो गया? डीसी करंट के बराबर हो गया, है कि नहीं है? और ये जो वैल्यू निकलेगा वो कैसा वैल्यू रहेगा? इफेक्टिव वैल्यू रहेगा। समझ में आया बात? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार भी है, बस अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक, तो स्टार्ट करें हम लोग इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चलिए, हम देख चुके हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, समय के साथ में चेंज होता है। ये आपका 0, ये किसको दिखाया? करंट को दिखाया। इस डायरेक्शन पे करंट आपका क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, और इस डायरेक्शन पे करंट आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज, यानी कि नेगेटिव पार्ट्स में एंटर किया। करंट आपका जहां मैक्सिमम तक गया, यहीं तक ना मैक्सिमम गया, ये मैक्सिमम आपका क्या कहलाएगा? आई नो पीक वैल्यू है। पॉजिटिव डायरेक्शन पे, ये नेगेटिव डायरेक्शन पे मैक्सिमम यहां तक गया, तो नेगेटिव डायरेक्शन का ये इसका क्या कहलाएगा? पीक वैल्यू कहलाएगा। क्लियर? अब समय के साथ में ये देखिए धीरे धीरे क्या होता है, ये इंक्रीज होता है इस तरह से, और धीरे धीरे डिक्रीज होता है। मैक्सिमम डिक्रीज, फिर डिक्रीज आपका घटना शुरू होता है, फिर 0, फिर और क्या होगा? आगे की ओर बढ़ना शुरू होता है। क्या बात समझ में आया? अगर हम इस अल्टरनेटिंग करंट से वर्क डन कराना चाहें, क्या कराना चाहें? वर्क डन, यानी कि काम कराना चाहें, तो ये वर्क डन कैसे करेगी उसको आप समझ लीजिए। अगर हम क्या कराना चाहें? वर्क डन कराना चाहें, तो ये करंट हमको काम कुछ इस तरह से करके देगी, I² RT। समझ में आ गया? I² RT, ये हुआ आपका अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ
हीट के अनुसार। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीट के अनुसार। इसको आप स्मॉल टी ले लेते हैं, कैपिटल टी ना लेके क्या ले लेते हैं? स्मॉल टी ले लेते हैं। क्लियर? बातें ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से आप इसको पकड़ पाएंगे। ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए कि हम यहां से लेकर जब करंट हमारा यहां तक पहुंचता है, इसको अगर हम वर्क डन मान ले, एक बार फिर से, करंट हमारा 1 साइकिल कंप्लीट करता है। ये 1 साइकिल ही तो है, है कि नहीं? लेकिन ये 1 साइकिल को हम क्या मान ले? वर्क डन मान ले। तो करंट हमारा इस जगह पे एक समय ऐसा रहता है कि होता है हमारा करंट, यहाँ पर भी होता है, सब जगह पे क्या होता है? धीरे धीरे इंक्रीज होता है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हो तो ये थोड़ा सा काम करेगा, यहाँ पर हो तो थोड़ा सा और बढ़ के काम करेगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा काम करके एक कंप्लीट साइकिल में पूरा काम को क्या करता है? वो पूरा करता है। क्या बात समझ में आ गया? तो समझिए यहाँ पे कि टोटल वर्क डन जो आपका है W, टोटल वर्क डन को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? W। तो W इक्वल टू क्या मिला आपको? I स्क्वायर RT मिला। ये किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीट के अनुसार। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ का कार्य को अगर हम निकालना चाहें तो क्या आप लिख सकते हैं dW1 कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर वहां पे लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं I1 स्क्वायर, कितना बार काम किया? nth बार। इस तरह से आपको टोटल वर्क डन मिल जाता है। किसके द्वारा? अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा किया गया काम। चलिए आगे समझिएगा पॉइंट को। अब इसको हम क्या करते हैं? जोड़ दें। तो ये सब को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? W AC। AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और W का मतलब वर्क डन, यानी कि वर्क डन बाय अल्टरनेटिंग करंट, है कि नहीं? है। इक्वल टू, बताइए क्या है हमारे पास में? I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट IN का स्क्वायर, सब में RT तो है। क्या हम यहाँ पे RT लिख सकते हैं? डाउट है? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगा। ये TT है ना, ये DT होगा ना? हाँ, स्मॉल टाइम, थोड़ा सा गलती किए थे, तो ये भी क्या हो जाएगा? DT हो जाएगा। मतलब W1 इक्वल टू I1 स्क्वायर RDT, dW2 इक्वल टू I2 स्क्वायर RDT। इस तरह से आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम DT। ठीक, चलिए क्लियर हुआ बात यहाँ पे? अब यहाँ पे आपको DT कितना टाइम मिला? N टाइम मिला कि नहीं मिला? बात पकड़ में आ रहा है कि यहां से यहां तक जब हमारा अल्टरनेटिंग करंट चला तो ये वैल्यू आपके लिए क्या था? T था। तो यहां से यहां जब टाइम को हमने क्या किया? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, काम कराया ना छोटे छोटे टुकड़ों में। तो छोटे छोटे टुकड़ों में काम कराया तो कितना बार हमने टाइम लिया? nth बार टाइम लिया कि नहीं लिया? तो क्या आप इसको लिख सकते हैं कि n dt किसके बराबर हो गया? T के बराबर। क्या बात पकड़ में आया? यहां से लेकर यहां तक का टोटल जो छोटा छोटा टाइम है dt, कितना बार हमने किया? n बार। n तक लिए है, मतलब n dt किसके बराबर हो गया? T के बराबर हो गया। वन कंप्लीट साइकिल में। बात पकड़ में आ रहा है? अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि dt को अगर हम इधर बाहर निकाल दें तो आपको T/N मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? जल्दी से नोट करेंगे इसको। क्लियर? क्या आपको हम बता के रखें कि आपने डीसी करंट सप्लाई किया और वो जितना समय में जितना काम को करके दिया उतना ही समय में अगर अल्टरनेटिंग वही काम को करके दे तो एसी करंट किसके बराबर हो गया? डीसी करंट के बराबर हो गया।
या डीसी करंट किसके बराबर हो गया? एसी करंट के बराबर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या आप यहां पे लिख सकते हैं वर्क डन बाय इफेक्टिव वैल्यू ऑफ डीसी। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं। दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। जब कैपिटल टी लिखना चाहते हैं तो कैपिटल टी लिख दीजिए, क्योंकि हम टोटल को एक साथ लिए। ठीक, आगे समझिएगा पॉइंट को कि आपके पास में क्या है? वर्क डन बाय अल्टरनेटिंग करंट। ये किसके बराबर? वर्क डन बाय इफेक्टिव डीसी के बराबर, डीसी करंट के बराबर है कि नहीं? तो क्या WAC के जगह पे आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं, IE स्क्वायर RP इक्वल टू, बोलिए, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट IN स्क्वायर, क्या है आपके पास में? RDT। क्या बात पकड़ में आया? आगे ध्यान से देखिए। और IE स्क्वायर RP इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट IN स्क्वायर R, ये क्या है आपका? DT। क्या ये DT है आपका? क्या यहाँ पे आप DT के जगह में कैपिटल T बाई N लिख सकते हैं? बात पकड़ में आया? अब इस केस में क्या ये T से ये T कैंसिल होगा? R से R भी कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा? देखिए यहाँ पे R है और यहाँ भी क्या है? R। क्लियर? क्या मिला आपको? IE स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट IN स्क्वायर बाई N। मिला? नहीं मिला? और IE इक्वल टू रूट्स लग जाएगा इसमें, बोलिए, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट IN स्क्वायर बाई N, है कि नहीं? क्लियर? चलिए अब बताइएगा, क्या इसमें आपका रूट है कि नहीं है? इसमें मीन है? नहीं है मीन? मीन का मतलब समझ में आता है? जितना जोड़ो उतना नंबर से उसको डिवाइड कर दो। यही तो किया हमने यहाँ पे। मीन है? और क्या इसमें स्क्वायर है? नहीं है? क्या क्या चीज है? रूट है, मीन है और स्क्वायर है। तो क्या इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर कहा जाता है। समझ में आ गया? ये ऑफ को काट दीजिए और आप पढ़िए रूट मीन स्क्वायर, और इसी वैल्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? RMS कहा जाता है। क्या बात पकड़ में आया? हाँ, रूट मीन स्क्वायर। क्लियर? ये किसका वैल्यू है? RMS वैल्यू ऑफ AC। यहां पे लिख देते हैं RMS ऑफ AC। चलेगा? हो गया सबका? किसी को डाउट है? उधर ऐसा समझ पाई तुम? अब हमने RMS वैल्यू तो कैलकुलेट, RMS का जो ये था इक्वेशन था वो कैलकुलेट करके निकाल लिए। तो आखिर में उस RMS का कितना वैल्यू? कुछ तो वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू को क्या करेंगे? कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो लिखते हैं, टॉपिक देंगे कैलकुलेटिंग इफेक्टिव वैल्यू। कैलकुलेटिंग इफेक्टिव
वैल्यू या RMS वैल्यू ऑफ AC। चलिए ध्यान से देखेंगे। वर्क डन बाय किसके द्वारा? AC, अल्टरनेटिंग करंट इन स्मॉल टाइम। थोड़ा सा समय में अल्टरनेटिंग करंट द्वारा किया गया काम। समझ में आया? तो क्या होगा? DW होगा इक्वल टू, अब जान चुके हैं, I² R dt है कि नहीं? ये स्मॉल टाइम इंटरवल का किया गया काम। नाउ अगर हम क्या करें इसको, वर्क डन इन फुल साइकिल, पूरा काम। फुल साइकिल का क्या मतलब? ये मतलब यहां पे आपका क्या? T। एक साइकिल, ये साइकिल ही तो बना, है कि नहीं? नाउ वर्क डन बाय फुल साइकिल, एक पूरा साइकिल यहां से लेकर यहां तक, ठीक। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? W इक्वल टू इंटीग्रेशन, छोटा छोटा काम को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पूरा काम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझिएगा थोड़ा। आपका काम कहां से स्टार्ट हुआ था? जीरो टाइम से स्टार्ट हुआ था। मैक्सिमम कितना समय तक गया? T समय तक। यानी कि यहाँ पे आपका लोअर जो वैल्यू है वो क्या है? 0। यानी कि लोअर लिमिट आपका 0, अपर लिमिट T। इतनी सी बात समझ में आता है? यानी कि अपर लिमिट आपका क्या? T, लोअर लिमिट 0। क्लियर? और आपके पास में क्या था? I² R dt। क्लियर? आगे बढ़े। We know that, जान चुके हैं हम, I इक्वल टू, जल्दी बोलिए, I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। आप पढ़ के रखे हैं अभी। तो W इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? I। ये भी आपका क्या है? I। क्या I की जगह आप लिख सकते हैं I0 sin ओमेगा t का स्क्वायर, फिर क्या बचा आपके पास में? R dt, है कि नहीं? और W इक्वल टू I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t R dt। इंटीग्रेशन का साइन है यहाँ पे, ये आपका t था, ये 0। यहां भी क्या लग जाएगा? इंटीग्रेशन t, ये 0। क्लियर? यहां का जो कांस्टेंट वैल्यू है उस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देंगे। W इक्वल टू I0 स्क्वायर R इंटीग्रेशन t 0 साइन स्क्वायर ओमेगा t, क्या बचा? dt बचा। बात समझ में आया? यहां पे हम इसको ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा याद कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ गया? ज्यादा लेंथी हम नहीं करेंगे, आप यहां पे क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे, ठीक। चलिए, क्या याद करना है कि सीधे आप याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन t0 साइन स्क्वायर ओमेगा t dt का जो वैल्यू होता है वो होता है कैपिटल T/2।
अब इसको याद कर लेंगे। अगर हम इसको इंटीग्रेशन में तोड़ें तो हमको ये वैल्यू मिलेगा। समझ में आ गया? लेकिन वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए उसको हम अभी नहीं करते हैं। अब सिर्फ इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब आपके पास में क्या है, W इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर, क्या बचा, R इंटू इस पूरा के बदले में T बाई 2। ठीक है, हो गया। सेम वर्क डन बाय वैल्यू। आपको बताए थे कि जितना काम एसी किया था उतना काम डीसी भी किया था। तो यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू का मतलब क्या समझे, आई ई स्क्वायर आर टी इक्वल टू क्या मिला आपको, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। क्या बात पकड़ में आया? आर टी से आर टी कैंसल, ये ऊपर बना देते हैं। क्या बचा आपके पास में, आई ई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 और आई ई स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट बाई अंडर रूट 2। बात समझ में आ गया? अब यहां पे समझाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा कि ये आपका पीक वैल्यू था। क्या ये पीक वैल्यू मतलब आई नोट। इस पीक वैल्यू में आप रूट 2 का जो वैल्यू आता है उसको क्या कर दें, भाग दे दें उससे। मेरा बात पकड़ में आ रहा है कुछ यहाँ पे, कि अल्टरनेटिंग करेंट का जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू का मतलब आई नोट, ये देखिए आई नोट है, उसका वैल्यू को रूट 2 से क्या कर दें, भाग कर दें, डिवाइड कर दें। और उसके बाद में डिवाइड करने से जो वैल्यू मिलेगा आपको, वही वैल्यू क्या कहलाएगा, इफेक्टिव वैल्यू कहलाएगा। और उसी वैल्यू को हम घरों में यूज करते हैं। बात पकड़ में आया आप? और जितने भी इंडिया की कंपनी है वो सब इफेक्टिव वैल्यू के ऊपर में ही एप्लायंस बनाया जाता है, इसीलिए तो 220 वोल्ट लिखा जाता है। समझ पा रही है? हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, किसको यूज करते हैं, इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू कितना, जितना अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू है उसको रूट 2 से डिवाइड करते हैं, और जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या कहलाएगा, इफेक्टिव वैल्यू। उसी वैल्यू को हम घरों में यूज करते हैं। यहाँ पे आपको सामने दिखाई देता है। बात पकड़ में आया होगा? क्लियर? बता रहे हैं आपको, चलिए आगे ध्यान से देखिएगा। इसी वैल्यू को क्या आप लिख सकते हैं, आई ई इक्वल टू 1 बाई रूट 2 इंटू आई नोट। क्या लिख सकते हैं? बात पकड़ में आ रहा है मेरे? रूट 2 का वैल्यू को 1 से डिवाइड कीजिएगा। रूट 2 का वैल्यू को किससे, 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0.707 इंटू आई नोट। क्लियर? इतना आपको इफेक्टिव वैल्यू मिलता है। मतलब मान के चलिए कि आपका जो करंट है घरों में हम लोग यूज करते हैं, वो करंट 220 वोल्ट होता है, होता है कि नहीं होता है? अगर आपको पीक वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, पीक वैल्यू कितना है वो चाहिए, तो 220 को 0.70 से डिवाइड कर दीजिए, वो करंट आपको मिल जाएगा, यानी लगभग 311 वोल्ट। बात पकड़ में आया? करंट, पीक करंट। चलिए
थोड़ा सा इसका हम आपको ग्राफ शो करके दिखाते हैं यहाँ पे। ये देखिएगा, चाहे उसी में हम बना देते हैं, ध्यान दीजिए इसी में, ये ग्राफ, इसी को ध्यान दीजिएगा। ये आपका नहीं, आप अलग से बना लीजिए। ये इसका पीक वैल्यू है। अगर हमको क्या चाहिए, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चाहिए तो ये वाला तो पीक वैल्यू हुआ। तो पीक वैल्यू किसके बराबर होता है, 311 वोल्ट के बराबर होता है लमसम। लेकिन हमको वैल्यू कितना मिलता है, 220 में ही हमारा काम चल जाता है। चलता है कि नहीं? तो ये लगभग इस आसपास होगा। क्या बात पकड़ में आया? अगर आप इसको ग्राफ खींचना चाहें तो आपको इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। इसको हम यूज करते हैं, ना कि पीक वैल्यू को यूज करते हैं। बात पकड़ में आया? आई है, आई है इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव करंट। ध्यान से देखो ना इधर, मान के चलो कि तुम्हारे पास में क्या है, 0.707 इंटू आई नोट का वैल्यू 311, तो 311 को इससे मल्टीप्लाई कर दो ना, 220 चला आएगा। नहीं आएगा, क्यों? ये तो 1 से कम है, 1 से कम है मतलब वो घटेगा उसका वैल्यू। नहीं समझ में आया? तुम लोग बात पकड़ पा रहे हैं यहाँ पे कि आप आई नोट का वैल्यू आपका कितना है, 311 वोल्ट है, तो आई नोट की जगह में 311 लगाओ तो और मल्टीप्लाई करो। हाँ करो जल्दी, अम्बिका बताओ कितना आ रहा है। हम क्या बोले थे, 220 नहीं बोल रहे, तभी से तो बोल रहे भाई। हाँ तो मतलब 220, और यही करंट को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ग्राफ में हमको कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है। अब बात पकड़ में आया? डाउट है अभी भी? याद रखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू क्या होता है, कितना होता है, 311 वोल्ट। ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। हाँ, इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है हमारा, 220 वोल्ट। ग्राफ में भी पता नहीं चल रहा है, ये नीचे है ना, ये ऊपर है, और ये करंट को हम यूज करते हैं, इस करंट को यूज नहीं करते। अब बात पकड़ में आया? डाउट है? इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का क्या वैल्यू था, कैपिटल T/2, याद रखेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग टाइप ऑफ सर्किट, टाइप ऑफ सर्किट। सर्किट बेसिकली हमारा 3 प्रकार का होता है, एक रेसिस्टेंस, एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस। रेसिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, इंडक्टेंस को L से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तीनों को एक साथ हम जोड़ दें तो कौन सा सर्किट बन जाएगा, RLC सर्किट बन जाएगा। बात समझ में आया? R फॉर रेसिस्टेंस, L फॉर इंडक्टेंस और C फॉर कैपेसिटेंस। तो हम लोग पहले एक एक को पढ़ेंगे, फिर कंबाइन करेंगे, ठीक? चलिए, AC सर्किट, AC सर्किट। पहले रेसिस्टेंस से शुरू करते हैं। किससे शुरू करेंगे, रेसिस्टेंस से शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबर हम करेंगे विथ प्योर रेसिस्टर, है ना, प्योर रेसिस्टर।
ठीक, ध्यान से समझिएगा। इसका सिंबल अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे ये सिंबल होगा, ये सिंबल का मतलब समझ में आता है? ये अल्टरनेटिंग करंट को दिखाता है। आप अल्टरनेटिंग करंट को किससे बना ड्रॉ करते हैं? वेव से। तो यही वेव है, इसका मतलब आप समझ जाना है कि ये अल्टरनेटिंग करंट है। क्लियर? और ये तो आपको समझ में आता है, रेसिस्टर है। क्लियर? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ईएमएफ E इक्वल टू आपको पता है E नोट साइन ओमेगा टी, है कि नहीं? अगर इसी ईएमएफ में हम रेसिस्टेंस से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं दोनों ओर, E बाई आर इक्वल टू E नोट बाई आर साइन ओमेगा टी, तब को पता होगा E बाई आर इक्वल टू आई होता है। E बाई आर इक्वल टू क्या होता है? आई होता है। हाँ, ये वोल्ट है, ईएमएफ मतलब वोल्ट तो हम पहले ही बताए थे, ये बताए थे क्या? E इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, ये भी लिख सकते हैं, या V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। ओम्स लॉ यही तो कहता है, V बाई आर इक्वल टू क्या होता है? आई। तो ये दोनों के बदले में क्या लिख सकते हैं? आई। तो E नोट बाई आर की जगह में क्या लिख सकते हैं? आई नोट नहीं लिख सकते हैं, और बाकी आपके पास तो है साइन ओमेगा, एक ही चीज है दोनों। क्लियर? ये थर्ड पॉइंट था। चौथा पॉइंट पे आइए। अल्टरनेटिंग करंट हमारा पॉजिटिव की ओर हो या नेगेटिव की ओर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समय के साथ में वो क्या करता है? चेंज होते रहता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनोसॉइडल कहा जाता है। हाँ, सॉइडल। साइनोसॉइडल क्यों कहें? समझ में आया? क्योंकि इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते हैं। आप पंखा कभी जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि कौन प्लस और कौन माइनस है। जिधर से उधर से उधर दी, फिर भी आपका पंखा क्या होता है? चलता है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है आपका प्लस माइनस से। अल्टरनेटिंग है, अभी प्लस हुआ है तो थोड़ा देर में माइनस हो जाएगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ना है। दोनों क्या होता है? इक्वल। ठीक, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिखा जाता है, और इसको एक वर्ड में क्या कहते हैं हम लोग? साइनोसॉइडल कहा जाता है। क्लियर? चलिए पांचवा पॉइंट समझिएगा। ये जो आपका रेसिस्टेंस होता है वो करंट का अपोजिशन होता है। अपोजिशन टू दी करंट। कौन? रेसिस्टेंस करंट का क्या होता है? अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब विरोधी, करंट का विरोधी होता है। अपोजिशन टू दी करंट। करंट इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, E बाई आई इक्वल टू आर, करंट का उल्टा नहीं है, समझ पाई? इक्वल टू नहीं है, ये उल्टा। करंट आपका नीचे है और इधर मतलब उल्टा। अब इसको इस तरह से समझेंगे, ये की पॉइंट है, आप समझिएगा। आगे चल के हमको ये काम देने वाली है कल। ठीक, पॉइंट नंबर 6 आइए। I for current and E for EMF. E for EMF are same phase. Are same phase. इसका क्या मतलब कि अगर आप I को बढ़ाते हैं
तो आपका ईएमएफ बढ़ जाएगा, या ईएमएफ को बढ़ा देते हैं तो आई ऑलरेडी बढ़ जाएगा। ठीक, ईएमएफ हमेशा करंट से ज्यादा होता है। क्या मेरा बात समझ में आया? ईएमएफ हमेशा क्या होता है? करंट से ज्यादा होता है। नहीं पता? बताते हैं। आपके घर में वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट ईएमएफ है ये, इसको ईएमएफ बोलेंगे ना। तो करंट कितना? अधिक से अधिक 15 से 20 से 30 एम्पियर होगा। कितना करंट होगा? 30-35 एम्पियर ही होगा करंट आपका, लेकिन ईएमएफ कितना? 220 नहीं है। तो कौन ज्यादा हुआ? ईएमएफ ज्यादा हुआ, लेकिन दोनों एक ही साथ चलता है। समझ में आ गया? स्कूटी चलाती है? हाँ, पीछे किसी को बैठाई है? मतलब तुम क्या है? ईएमएफ, और पीछे बैठा है वो क्या है? करंट। जिधर जिधर तुम चलेगी उधर उधर पीछे बैठा हुआ चलेगा। दूसरा तब जाएगा क्या? दूसरा तरफ नहीं जाएगा ना वो, जिधर तुम चलेगी उधर चलेगा। समझ पा रही है बात को? चलिए, कौन सा पॉइंट चले हम लोग? 7 पॉइंट। आइए 7 पॉइंट, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये फेजर डायग्राम क्या है? ये फेजर डायग्राम यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ये चौथा नंबर आपका क्या है? ये फेज डायग्राम ना, फेज डायग्राम आप लिख लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहां ये देखिए, ये पॉइंट क्या होगा? ई नोट होगा। ई नोट हम किसका किसके बीच में बना रहे हैं? ईएमएफ और आई के बीच में बना रहे हैं। तो ईएमएफ आपका क्या होता है? ज्यादा होता है, और करंट कम होता है, लेकिन चलता है दोनों साथ साथ। अगर ये आपका ई नोट हुआ तो यहाँ पे आपका क्या होगा? मतलब ये आपका हो जाएगा आई नोट। अगर हम इसको ग्राफ बनाना चाहें इस तरह से, तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। बोलिए, फिर वही बात आया यहाँ पे, ये वाला आपका आई नोट, ये वाला ई नोट। बात पकड़ में आया? हमेशा ईएमएफ करंट से क्या होता है? ज्यादा होता है। ये घर वाली बात से आपको समझ में आता होगा। वोल्टेज 220 लेकिन करंट 30 से 35 एम्पियर ही होता है ना? चलिए, ये बातें क्लियर हो गई? ये साइड हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ये था आपका फेजर डायग्राम। अब हम बात करेंगे फेज डिफरेंस का। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा पॉइंट? 8 फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस क्या होता है उसको थोड़ा समझ लीजिए। हमने क्या सीखा कि जिधर जिधर ईएमएफ उधर उधर करंट। बात समझ में आया? यहां तक हमने समझ के रखा। जब भी भूलेगी स्कूटर को याद कर लेना। ठीक? एक रेसिस्टेंस लगा दिए। इस रेसिस्टेंस का वोल्ट को मेजर करने के लिए एक वोल्टमीटर लगा दिए। ठीक? करंट को मेजर करने के लिए एक एम्पियर एमीटर भी लगा दिए। ठीक? और इसको जोड़ दिए हम किससे? अल्टरनेटिंग करंट से। बात समझ में आता है? अब यहां पे जब हम इसको मेजर करना शुरू किए तब हमको क्या शो कर रहा है उसको भी समझिएगा थोड़ा सा, बहुत अंदर की बात। कि एम्पियर करंट आपको मैक्सिमम दिखा रहा है, लेकिन वोल्टेज कुछ नहीं दिखा रहा है। ये भी घटनाएं घटती है।
क्या मेरा बात समझ में आया? आपको वोल्टेज मैक्सिमम दिखा रहा है यहाँ और करंट 0 दिखा रहा है। ये कैसा संभव है? जब हम तो पहले पढ़ चुके हैं कि जिधर जिधर ईएमएफ जाता है उधर उधर करंट जाता है कि नहीं? लेकिन ये घटनाएं भी घटती है कि आपका वोल्टेज मैक्सिमम दिखा रहा है यहाँ पे लेकिन करंट 0। ऐसे भी हो सकता है कि आपका करंट यहाँ पे मैक्सिमम दिखा रहा है और आपका वोल्टेज 0। समझ में आ रहे हैं मेरे को? और यही सी को हम लोग क्या कहते हैं? फेज डिफरेंस। अब इसको समझाते हैं आपको। ठीक, रेलगाड़ी देखी है? देखी है कि नहीं देखी? चलिए समझिएगा इसको। रेलगाड़ी टर्न करता है कि नहीं करता? करता है। ये देखिए रेलवे का ट्रैक है, ऐसे टर्न करता है। यहाँ पे उसका कंपार्टमेंट लगी हुई है, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं ये कंपार्टमेंट। समझ तो पा रही है ना तुम लोग? हाँ, ये रेलवे का क्या है? कंपार्टमेंट। यहाँ पे निकिता बैठी हुई है सबसे अगला कंपार्टमेंट में, ठीक। और यहाँ पे रिफत बैठी है कि नहीं? समझ पा रही है? अब क्या हुआ? अब तुम अभी जा किधर रही है? इधर ले जा रही है। बताओ हमको, सही पकड़ रही है मेरे बात? अभी निकिता जा किधर रही है? इधर। लेकिन रिफत किधर जा रही है? देखो किधर जा रही है रिफत अभी? इधर। और निकिता किधर जा रही है? इधर। तो दोनों में कोई मैच है अभी? यही घटनाएं यहाँ पे आपने समझ पाया कि कुछ समय बाद आप तुम्हारा भी डायरेक्शन इधर हो जाएगा, लेकिन वो डायरेक्शन के लिए थोड़ा सा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन अभी देखेंगे तो इधर जा रही है, वो उधर जा रहा है। देखो यहाँ पे, यानी कि ये लीडिंग कर रही है और जबकि तो लैगिंग कर रही है। वो आगे है तो पीछे है, इसलिए उसका डायरेक्शन उधर है, तुम्हारा डायरेक्शन इधर है। कुछ समय बाद में जब पूरा ट्रेन इस तरह से सीधा हो जाएगी तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में तो अभी क्या है? दोनों का डायरेक्शन अलग अलग। तो यही घटनाएं क्या घटती है? यहाँ पे घटती है। इसीलिए आपका एम्पियर मतलब करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज 0 दिखाई देता है, या आपका वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट 0 दिखाई देता है। बात पकड़ में आया? डाउट तो नहीं है ना? कुछ समय बाद में फिर से दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन जिधर जिधर चलेंगे उधर उधर चलेगा वो। देख लीजिए घटना है। क्या बात समझ में आया? अब यहाँ पे थोड़ी सी और जानकारी हम बताते हैं आपको। ये भाग को मिटा देते हैं। ये सारी बातें कल यूज होगा, आप इसको दिमाग के अंदर से पढ़िएगा, ऊपर ऊपर नहीं। 11th क्लास में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। ये आपका सर्कल पाथ हुआ है कि नहीं? अब कोई ऑब्जेक्ट यहां से क्या करना शुरू किया? चलना शुरू किया। यहां से चलना शुरू किया, कुछ समय बाद इस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो इस पॉइंट का नाम हम क्या बता दें? P बता दें। यहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहां पे क्या बना? एंगल बना। बना कि नहीं बना? क्या वो एंगल को आप थीटा मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। चलिए इसको हम फिलहाल थीटा मान। अब से हम पूछें कि P का पोजीशन कहां, तो आप क्या बोले?
थीटा बोलेंगे, थीटा है उसका पी का पोजीशन अभी कहाँ है। उसका पोजीशन को जानने के लिए अब यहां से सीधे क्या खींच दें, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, सीधी लाइन खींच दीजिए और इस पॉइंट का नाम क्या दे दीजिए, एंड दे दीजिए। आप उनको पोजीशन पता लग गया कि पी का पोजीशन कहाँ, सीधे बोलेंगे परपेंडिकुलर टू एंड, वही पे उसका पोजीशन। समझ में आ गया। लेकिन कुछ समय बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पोजीशन भी तो आ सकता है, बताओ हमको। अब इस पोजीशन के लिए भी हमारा क्या बना, एन ही बना। अब यहां पे देखिए, यहां पे तो हमारा थीटा इतना बड़ा बना। अब यहां पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई हमारा कि पोजीशन बताएंगे तो परपेंडिकुलर टू दी एंड को बोल देंगे हम, लेकिन किधर, इधर की इधर, वो कंफ्यूज हो गया। पकड़ पा रही है। तो इसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, फेज डिफरेंस प्रयोग कर दिया। कंफ्यूज हो रहा था ना यहाँ पे। एक तरफ से तो हमको समझ में आता है कि ये एन के परपेंडिकुलर पोजीशन पे है, ठीक, लेकिन ये घूम के यहाँ पे आ गया, तब भी हमारा परपेंडिकुलर कहाँ पे गया, एन पे। तो आपने बताया परपेंडिकुलर एन पे है उसका पोजीशन, ठीक, तो किधर, इधर है कि इधर है, वो तो नहीं बता पाएंगे। तो इसी सारी बातें को दूर करने के लिए क्या बना दिया गया, फेज डिफरेंस बना दिया। क्या बना दिया गया, फेज। और ये फेज आपको क्या क्या चीज को बताता है, लोकेशन को बताता है। किसको बताता है, लोकेशन को बताता है, डायरेक्शन को बताता है और उसका मोमेंट को बताता है। एक साथ उसको कहते हैं फेज। बात पकड़ में आया। जो बातें बोले हैं उसको नहीं भूलना है, क्योंकि सारी बातें को लिखना पॉसिबल नहीं है। लिख पाएंगे इतनी सारी बातें को नहीं लिख पाएंगे। आगे समझिएगा। क्यू स्टार बिफोर पी, इसका क्या मतलब, क्यू पी से पहले स्टार्ट हुआ। दिखाते हैं आपको। ये दिखाई दिया आपको। मान के चलिए कि ये पॉइंट आपका क्या है, पी है, तो क्यू तो इससे पहले स्टार्ट हुआ है कि नहीं, तो क्यू इससे आगे होगा। ये पॉइंट क्या है आपका, क्यू। बात पकड़ में आ रहा है ना। मान के चलिए कि ये वैल्यू आपका जो बना एंगल, उसको क्या मान लिए, ओमेगा टी मान लिए। समय के साथ ओमेगा का यहाँ पे क्या मतलब, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का क्या मतलब, एंगुलर वेलोसिटी। क्या ये वेलोसिटी कर रहा है और साथ में क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, इसलिए हम क्या लिखे इसको, ओमेगा। और ये समय के साथ बन रहा है, इसलिए क्या लिखे, टी। मतलब वहां पे बना उस एंगल को हमने क्या लिखा, ओमेगा टी। बात पकड़ में आया। यहां जो एंगल बना, इस एंगल को हम मान लेते हैं फाई। समझ पाई। अब यहां पे पूछा जाए कि इसका फेज डिफरेंस कितना, बताओ। फेज डिफरेंस बताइए कितना है फेज डिफरेंस। क्यू पहले चला, पी बाद में चला, फेज डिफरेंस कितना बताइए। फेज डिफरेंस 5। फेज डिफरेंस कितना है, 5 का ही है अंतर। कितना आगे है ये, पी से कितना आगे है क्यू, 5 एंगल आगे। तो फेज डिफरेंस कितना, 5। नहीं पकड़ में आया, आया। बात पकड़ में आ रहा है ना। आगे समझिएगा। यहां पे आपका लीडिंग कौन है, कौन लीड कर रहा है, क्यू कर रहा है क्या, और लेगिंग यहाँ पे कौन है, पी, यानी कि पीछे पीछे चल रहा है इसका, है कि नहीं। क्यू का
फेज कितना, क्यू है, ये दिखाई देता है आपको, क्यू का फेज कितना, ये डिफरेंस नहीं बोले हम अभी, सिर्फ क्यू का फेज बोले। क्यू का फेज कितना, कितना क्यू का फेज, इतना नहीं है, ये क्यू है तो क्यू का फेज कितना, आप ओमेगा टी में फाई को जोड़ेंगे उतना, नहीं बात पकड़ना है। अगर हम यहां पे लिख दें पी का फेज, तो पी का फेज कितना, ओमेगा टी। अब तो समझ में आया होगा, समझिएगा ये सारी बात है, फेज डिफरेंस, फेज, बात पकड़ में आ रहा है। अब इसको घर में जाके एक बार रिवीजन करेंगे, कल इसी की पॉइंट से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक, चलो।